हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आपको 1858 के चार्टर एक्ट तक मैंने आपको समझा दिया था। अब हम लोग उससे आगे बात करते हैं। इस पूरे टॉपिक में आपको 3 लेक्चर दिए हैं, मतलब 2 ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये इसका आखिरी रहेगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ 1861 का अधिनियम, ठीक है, 1861 की जब मैं अधिनियम की बात करता हूँ तो इसमें आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ इस अधिनियम के द्वारा जो वायसराय हुआ करता था, वायसराय, मैं आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं, ठीक है। वायसराय को एक अधिकार दिया गया, ठीक है, वो क्या अधिकार दिया गया, अध्यादेश पारित करने का, ठीक है, कि वायसराय जो है अध्यादेश पारित कर सकता है। अब सर ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक तरह का कानून ही है। अब बनता कब है अध्यादेश? अध्यादेश कब लागू हो सकता है? जब कानून बनाने के लिए पर्याप्त समय ना हो। कानून बनाने के लिए पर्याप्त समय ना हो मतलब कानून कैसे बनता है? नॉर्मली पहले संसद में यानी कि लोकसभा में आपका बिल जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति पास करेगा, ठीक है। इतना समय हमारे पास ना हो और राष्ट्रपति को लगता है ये कानून बनाना आवश्यक है, तो उस केस में वर्तमान में राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। लेकिन इस अध्यादेश की शुरुआत कहां से हुई? 1861 के भारत शासन अधिनियम से, जब वायसराय को अध्यादेश की पावर दे दी गई। यहीं से हम लोगों ने भी सीख लिया और अपने संविधान में हमने क्या कर दिया? आर्टिकल 123 जोड़ दिया और हमने राष्ट्रपति को, मैंने आपको समझा रखा है, आगे चल के इसी वायसराय को हमने राष्ट्रपति के रूप में अपने संविधान में शामिल किया और आर्टिकल हमने 52 जोड़ा। ठीक, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दे दी गई, अध्यादेश की पावर दे दी गई और इसमें एक प्रावधान यह कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वह अध्यादेश 6 महीने तक क्या रहेगा? वो लागू रहेगा। वह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। लेकिन जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाएंगे, 6 महीने पूरे होने के अगले 6 महीने, यानी जैसे 6 महीने आपके पूरे हो गए तो इसके जो अगले जो 6 महीने होंगे, 6 हफ्ते होंगे, सॉरी महीने नहीं हफ्ते, ठीक है, अगले जो 6 हफ्ते होंगे उसमें ये जो अध्यादेश पारित कर रखा है राष्ट्रपति ने, जो कानून पारित कर रखा है, इसको लागू होना जो है अनिवार्य है। मतलब लागू होने का मतलब क्या है सर? इसको पास करवाना आवश्यक है। मतलब जो इसकी प्रॉपर प्रोसेस होती है, पहले आपका संसद में जाएगा, मतलब लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति जाकर के इसको पास करेगा, ठीक है। मतलब क्या है? जब अध्यादेश पारित होगा उसके 6 महीने तक ये लागू रहता है। 6 महीने पूरे होने के बाद अगले 6 महीने में इसको पास होना क्या है? आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर यह अध्यादेश जो है, अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अध्यादेश रद्द मान लिया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको बात समझ आ गई है। अब देखिए समझा बे, तो यह प्रावधान किसमें किया आपका बे? किसमें बे? 1861 के अधिनियम के तहत यह काम किया गया। अब देखिए सर 1861 के अधिनियम से कुछ और काम भी होगा। बिल्कुल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ इसके तहत, जो प्रांत, ठीक है, देखा भाई, प्रांतों में जो प्रांत थे, आपको पता है सर प्रांत कौन होते थे? मतलब प्रांत वो हैं जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधीन होते थे उन्हें प्रांत कहा जाता था। अब देखिए समझा भाई, प्रांतों में इन्होंने बोला कि भाई प्रांतों में आप क्या कर सकती हो? विधान परिषद, ठीक है, इन्होंने प्रांतों में विधान परिषद, प्रांतों में विधान परिषद, ठीक है, परिषद का गठन के लिए इन्होंने क्या कर दिया? प्रावधान कर दिया कि प्रांतों में क्या होगी? एक विधान परिषद का क्या होगा बे? गठन होगा। और इस विधान परिषद को कुछ विशेषाधिकार भी दे दिए गए, मतलब कुछ विशेष अधिकार भी दे दिए गए, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे एक तो आपका संघ हुआ करता था, ठीक है, मतलब एक आपका केंद्र सरकार हुआ करती थी, संघ हुआ करते थे, और दूसरे क्या हुआ करते थे? प्रांत हुआ करते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया? संघ के पास तो सारी पावर है, इन्होंने क्या कर दिया? जो प्रांत है इनको भी इन्होंने कुछ पावर दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से आपको क्या नजर आ रहा है कि जो पावर है, यानी कि जो शक्ति है, वो कुछ यहां चली गई है, कुछ यहां चली गई है। सर हम क्या कह सकते हैं? शक्तियों का विभाजन हमको यहां से देखने को मिल रहा है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन हमें यहां से देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, शक्तियों का विभाजन की शुरुआत तो आप यहां से कह सकते हो, शक्तियों का विभाजन
ठीक है, लेकिन शक्तियों का विभाजन जो स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा 1935 के अधिनियम से, ठीक है, कहां से? 1935 के अधिनियम से आपको शक्तियों का विशेष रूप से आपको बंटवारा देखने को मिलेगा, जहां पे आप देखोगे कि 3 तरह की शक्तियां बना दी जाएंगी, ठीक है। पहली आपके यहाँ पे एक संघ सूची बनाई जाएगी, एक राज्य सूची बनाई जाएगी और एक संवर्ती सूची बनाई जाएंगी। बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, विशेष शक्तियां, वो वायसराय को दे दी जाएंगी। लेकिन ऐसा कब होगा? इसमें होगा क्या? नहीं, किसमें होगा? 1935 के अधिनियम में यह काम होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो हमने बात कर ली किसके यहाँ पे? हमने किसकी बात करी? 1961 के अधिनियम की। एक बात जरा आप यहां पे ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपने 2 बातें, पहला क्या? वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दे दी गई, इससे हमने सीख ली, और 123 आर्टिकल हमने जोड़ दिया, राष्ट्रपति को हमने अध्यादेश का पावर दे दिया, ठीक है। प्रांतों में विधान परिषद का इन्होंने गठन के लिए प्रावधान कर दिए और उनको कुछ विशेषाधिकार भी दे दिए। मतलब शक्तियों का जो विभाजन यहां से हमें देखने को शुरुआत हमें देखने को मिली, लेकिन इन शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से हमें कहां देगा? 1935 के अधिनियम में हमको ये दिखेगा, ठीक। तो 1861 के बाद अगला जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया वो हुआ आपका 1892 का, ठीक है। 1892 का अधिनियम हुआ। अब मैं देखिए, ये 2 अधिनियम जो हैं कुछ मामलों में समान है, एक बात समझाता हूं, इसलिए मैंने इसको मिटान रखा है। अभी मैंने आपको बोला कि वो 1861 के द्वारा क्या हुआ? प्रांतों का क्या किया गया? गठन किया गया, इन्हें कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए। अब समस्या ये आई, जो ये प्रांत होंगे, ठीक है, यहां पे क्या होगा? गवर्नर होगा, ठीक है, और प्रांतों के अंदर क्या होगी? इस गवर्नर की अपनी विधान परिषद होगी, अपनी क्या होगी? इसकी विधान परिषद होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अब ये गवर्नर है तो इसकी अपनी विधान परिषद भी होगी, ठीक है। तो बात ये आई कि इस विधान परिषद में सदस्य कौन होंगे? अब इस विधान परिषद के अंदर सदस्य कौन होंगे, ठीक है। तो इसलिए 1992 के अधिनियम में यह बोल दिया गया कि जो परिषद होगी, इस परिषद में सदस्य कौन होंगे, ठीक है, जो प्रांत के अंदर जो प्रमुख होगा, यानी कि जो आपका ये गवर्नर होगा, ठीक है, जो प्रमुख होगा वो क्या कर सकता है? अपने मन से जो उसको सही लगता है उनको क्या कर सकता है? इसमें शामिल कर सकता है। ये किसकी तहत बोला? 1992 की तहत बोला गया। इसका मतलब क्या हुआ? विधान परिषद के लिए चुनाव होंगे क्या? नहीं होंगे। तो जो सदस्य होंगे, सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या होंगे? चुने जाएंगे। सर ये अप्रत्यक्ष रूप से सर क्या होता है? मतलब जिसका चुनाव हम लोग नहीं करेंगे, जनता नहीं करेंगे, ठीक है, वो मनोनीत हो जाएंगे। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, या आप कह सकते हो कि इनमें जो चुनाव जो सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे। क्या होंगे? वो मनोनीत होंगे, ठीक है। अप्रत्यक्ष शब्द भी इसके लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष क्या होता है? हम जिनको चुनते हैं, वो जिसको चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, वो जिनको चुनते हैं। लेकिन मनोनीत क्या होता है? जो गवर्नर है वो अपने मन से चुन ले, ठीक है, वो जो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको रख ले। इसको बोला गया कि अगर वहां पे आपको कोई लगता है कोई मतलब इस तरह का मतलब बुद्धिमान आदमी है, उसको तुम शामिल कर सकती हो, ठीक है। बाकी वहां का कोई लेक्चरर है तो उसको शामिल कर लो भैया। मतलब इस तरह से इसको यहां पे मनोनयन की पावर दे दी है। किसके द्वारा? 1892 था। बेसिकली आपको ध्यान रखना पे 1892 के तहत क्या क्या पे जो विधान परिषद थी उनके सदस्यों का चुनाव जो है वो मनोनयन के आधार पर होगा, ऐसा 1892 के अधिनियम में कर दिया गया। ध्यान रखना पे इसी से हमने एक सीख ले ली, और आज हमारी जो राज्यसभा है, इसके लिए चुनाव नहीं होता है, इसके लिए भी आपका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। हालांकि मनोनयन की व्यवस्था भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिनको हम चुनते हैं वो क्या करते हैं? इनको चुनते हैं। जैसे हम अभी उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीटें हैं, उन्हें कौन चुनता है? हमारी विधानसभा चुनती है। वो 70 विधायक चुनते हैं, और उनको कौन चुनता है? उनको हम चुनते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात। ठीक, चलिए अब देखिए, यहाँ पे 1892 के अधिनियम से सर क्या कोई दूसरी बात भी हुई? बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात 1892 में हुई। एक तो ये हो गया जो मैंने आपको समझा दिया है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे 1892 के अधिनियम से क्या हुआ। देखिए यहाँ पे इसके तहत क्या किया गया? विधान परिषद, ठीक है, इसके तहत क्या देखा पे जो विधान परिषद जो होगी, देखिए विधान परिषद आपकी 2 तरह की होगी। एक तो केंद्र की होगी, ठीक है, एक केंद्र की होगी, एक किसकी होगी? आपकी प्रांतों की होगी।
आप बात समझ रहे हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो केंद्रीय जो विधान परिषद होगी उसको क्या कर दिया इन्होंने, बजट, ठीक है, बजट पर बहस करने का इन्होंने अधिकार दे दिया, ठीक है, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया। सर ये क्या बवाल हो गया, क्या नई चीज आ गई है? एक बात समझिएगा बे, होता क्या था, सबसे ऊपर वॉइसरॉय हुआ करता था, वॉइसरॉय, सबसे ऊपर वॉइसरॉय हुआ करता था, ठीक है, मतलब वही जो ब्रिटेन का राजा है उसका प्रतिनिधि हुआ करता था यहाँ पे, मतलब यहाँ के लिए राजा यही हुआ करता था। अब देखिए अभी इसकी क्या हुआ करती थी, एक काउंसिल हुआ करती थी, वही विधान परिषद हुआ करती थी, ठीक है, जैसे आजकल राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की अपनी विधान परिषद होती है, आपको पता ही है, ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होता है, अभी आप इसका इस परिषद का प्रमुख पीएम होता है, ये तो हमको पता ही है। अब देखिए समझ आप, तो पहले से क्या होता था, जो मतलब 1842 में पहले, ठीक है, एक आदमी होता था, ये एक आदमी, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है, एक आदमी होता था, ठीक है, मतलब आजकल का आप इसे कह सकते हो वित्त मंत्री, आजकल का आप कह सकते हो यहाँ पे वित्त मंत्री जैसा, ठीक है। ये क्या करता था भाई, एक साल के अंदर कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ ये इस वायसराय को बता देता था, ठीक है, कितना भैया आपका आय हुई है और कितना हमारा व्यय हुआ है वो इस आदमी को बता देता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसी को ही एक तरह से बजट कहा जाता था। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरी बात समझिए यहाँ पे, लेकिन 1892 में क्या कर दिया गया, विधानसभा के जो ये अन्य मेंबर हैं इनको एक अधिकार दे दिया गया कि जो आय व्यय का ब्यौरा आप वायसराय को दे रहे हो, ये ब्यौरा वित्त मंत्री ने सही दिया कि नहीं दिया, ये ब्यौरा जो है वित्त मंत्री ने सही ब्यौरा दिया कि नहीं दिया, ये पूछने का अधिकार जो है बाकी लोगों को भी दे दिया गया। ठीक हो गया, ठीक है। ऐसा कब हुआ, 1892 के अधिनियम से। एक बात देखिए समझिए यहाँ पे, एक तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं से ही आपको दो चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। एक आपको नजर आएगी यहां से कार्यपालिका, एक आपको यहां पे कार्यपालिका नजर आएगी और दूसरी आपको यहां से विधायिका नजर आएगी, ठीक है। एक बात समझना, विधायिका सर क्या होती है, विधायिका तो एक तरह से पूरी भीड़ होती है, पूरी जनता होती है, ठीक है। विधायिका क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पे जो आपकी संसद है, ठीक है, संसद आपका पे, संसद के अंदर जो आपकी लोकसभा है, आप समझो जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा के अंदर पूरे भारत से हमारे, ठीक है, 500, ठीक है, 545 मेंबर चुन के जाते हैं, ठीक है। हालांकि 552 टोटल हो सकते हैं लेकिन 545 जानते हैं। ये 545 मेंबर सभी को मंत्री पद थोड़े ना मिलता है। हम कहते हैं कोई हमारा वित्त मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई ये मंत्री है, कोई मंत्री है, सबको मंत्री पद थोड़े ना मिलते हैं, ठीक है। मंत्री पद कितने लोगों को मिलता है सर, बहुत कम लोगों को। सर कितने होते हैं, 15%। कितने होते हैं अब मंत्री परिषद में, कितने होते हैं, 15% लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। पहले से तो ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री को जितने लोग भी लगते थे कि मेरी सहायता के लिए इतने लोग होने चाहिए, उतने मंत्री परिषद के लोग हो जाते थे। लेकिन बाद में 1992 के अंदर, ठीक है, मतलब बाद में एक 92वां संविधान संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत बोला गया कि मंत्री परिषद में कितने मेंबर होंगे, जितने टोटल मंत्री इसके 15% होंगे, मतलब 100 में से 15 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आपका ये आपके कितने लोग, आपके 545 लोग हैं। आप बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब जरा एक बात आप यहाँ पे ध्यान से मेरा समझ लेना, जितनों को मंत्री पद मिलता है, मैंने बोल दिया इसमें से लगभग, ठीक है, इसमें से लगभग 100 लोगों को मैंने मान लिया मंत्री पद मिल गया। हालांकि इतने भी नहीं होते, कम ही होते, ठीक है। मैंने मान लिया लगभग 50 लोगों को यहाँ पे मंत्री पद मिल गया। कितने लोग हैं मंत्री पद पे, 50 लोग। ध्यान रखना, वास्तव में देश चलाने की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के ऊपर है। वास्तव में देश को चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इनके ऊपर है, ठीक है। और बाकी ये जो लोग हैं, वो सब क्या है, ये देश कैसे चला रहे हैं वो इनसे पूछते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए समझे आप, वास्तव में क्या है, जितने भी कानून पारित होते हैं वो तो लोकसभा से होते हैं, ये लोग पारित करते कानून को। उसमें ये 50 भी शामिल है, टोटल 545 है ना। आप बात पहले रही है। अब देखिए समझे आप, ये सब मिलकर के इसको बोलते हैं विधायिका, और जिसके ऊपर वास्तव में देश चलाने की जिम्मेदारी जो ये 50 लोग हैं, ये होती है आपकी कार्यपालिका। ये क्या होती है आपके यहां पे, कार्यपालिका। क्या आपको समझ आ रही है। इसका मतलब देखिए आप, एक तरह से क्या हो गया, एक तो हो गई आपकी, एक तो ये टोटल मिला के ये आपकी हो गई विधायिका, ठीक है। और इसमें से एक जो विशेष मंत्री हो गया, ये एक ही हो गया, एक ये हो गया। ये जो प्रमुख लोग होंगे ये हो गई आपकी क्या, कार्यपालिका। क्या आपका समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1892 से आपको एक तरह से, आपको अगर इतना पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप सिंपली समझा पे
कि विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनको बजट पे बहस करने का अधिकार दे दिया गया। बात आपको पल्ले पड़ रही है, बहुत अच्छी बात, ठीक हो, ठीक है। अब देखिए बात समझा पे, इसी के तहत हमने क्या कर दिया, हमने भी एक सीख ले ली और अपने संविधान के अंदर हमने क्या कर दिया, आर्टिकल 112 हमने जोड़ दिया, जिसमें हमने बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया है, हमने प्रयोग किया वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का हमने प्रयोग किया, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का हमने प्रयोग किया। तो बेसिकली आर्टिकल 112 हमने कहां से हमने यहां पे जोड़ा, ये हमने 1892 के एक्ट से हमने जोड़ा। क्या आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब देखिए आप 1892 के बाद हम अगले एक्ट की तरफ चलते हैं। चलिए 1892 के बाद अगला जो आपका महत्वपूर्ण अधिनियम निकल के आएगा वो आता आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सर इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि मार्ले उस टाइम पे भारत सचिव हुआ करते थे। सर ये भारत सचिव कौन होता था, ये ब्रिटेन की जो महारानी होती थी उसकी अपनी जो परिषद हुआ करती थी उसमें एक सदस्य हुआ करता था जो ब्रिटेन की महारानी को यह बताता था कि भारत में क्या चल रहा है। इसी को ही भारत सचिव कहा जाता था। और जो लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पे भारत के वॉइस रॉय हुआ करते थे, इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। अब जरा एक बात यहां पे समझने, यहां पे इस अधिनियम के तहत क्या महत्वपूर्ण काम हुआ। देखिए यहां पे इसके तहत ये बोला गया कि जो वॉइस राय है, ठीक है, इसकी अपनी जो परिषद होगी, ठीक है, वॉइस राय की अपनी जो परिषद होगी, मतलब इसकी सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है। जो इसकी मंत्री परिषद होगी, इस मंत्री परिषद में एक भारतीय मंत्री भी शामिल होगा। इसमें ऐसा कहा गया कि जो वॉइसराय की जो मंत्री परिषद होगी इसमें एक भारतीय मंत्री भी शामिल होगा। एक बात मैं आपको बोल दूं यहां पे, इससे पहले 1861 का जो अधिनियम आया था, हालांकि उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं इसलिए लिखा है नहीं, 1861 का जो अधिनियम आया था उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि वॉइसराय की जो परिषद होगी इसमें भारतीय सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे, ऐसा इसमें बोल दिया गया। और 3 सदस्यों को उसमें शामिल भी कर दिया गया, लेकिन इनको मंत्री पद नहीं दिया गया। ठीक है, मंत्री पद नहीं दिया गया मतलब एक कानून बनाने में तो अपनी भागीदारी देंगे, लेकिन सरकार चलाने में इनका कोई योगदान नहीं। अभी मैंने आपको समझाया था, एक विधायिका जो कानून बनाती है और एक कार्यपालिका उस विधायिका में से चुने हुए मंत्री जो देश चलाते हैं। ठीक है, तो इस 1961 में इनको कानून बनाने तक का तो अधिकार दे दिया, विधायिका तक में तो शामिल कर दिया, बट देश चलाने में कार्यपालिका के अंदर इनको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। वो मंत्री पद कब दिया गया? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के तहत दिया गया। ठीक है, अब देखिए समझा भी, क्या सर और भी कोई काम किया गया इस अधिनियम के तहत? दूसरा इसके तहत एक बात यह बताई गई कि ऐसे मामले, इसमें बोला गया कि ऐसे मामले जो कि न्यायालय में, कहां पे? जो कि न्यायालय में लंबित मामले हैं, मतलब उन पे अभी डिसीजन नहीं हुआ है। ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं, उन मामलों पे चर्चा, उन मामलों पे जो चर्चा है, जो बहस है, वो बहस नहीं होगी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा एक बात यह रख दी गई कि न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उन पे बहस नहीं होगी, ऐसा। अब देखिए समझा, यहीं से हमने भी एक सीख लिया, हमने भी यहीं से सीख ली और अपने संविधान में हमने एक प्रावधान कर दिया कि जिन मामलों पे चर्चा न्यायालय में चल रही है
उन मामलों पे संसद में बहस नहीं करी जाएगी, ठीक है। ऐसे मामलों पे संसद के अंदर हम बहस नहीं करेंगे। ये हमने कहां सीख लिया? 1909 के मार्लिमेंटो एक्ट से हमने सीख लिया। अब देखिए अभी सर इसके तहत कुछ और भी हुआ, बिल्कुल इसके तहत दोहरी शासन व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई। सर ये दोहरी शासन व्यवस्था क्या होती है? एक बात समझ लेंगे भाई, दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब ये है जब एक सत्ता, एक ही देश है, एक देश है, एक राज्य है, ठीक है, जब एक सत्ता को कोई दो लोग अपने अपने तरीके से चलाते हैं, ऐसी व्यवस्था को ही दोहरी शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक हो, ठीक है। यहां पे जो प्रांत हुआ करते थे या फिर जो देशी रियासतें हुआ करती थी, वहां पे एक तो राजा का शासन हुआ करता था और एक ब्रिटिश सरकार का भी शासन हुआ करता था। ऐसी व्यवस्था को ही दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं और दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हमको 1909 के अधिनियम से ही देखने को मिलती है। इसकी एक महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए इस एक्ट को जाना जाता है, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। इसके लिए 1909 में आपको पता होगा, इससे कुछ ही साल पहले, लगभग 4 साल पहले, ठीक है, अगर मतलब 5 साल पहले 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पे कर दिया था, ठीक है, सांप्रदायिक आधार पे कर दिया। तो मतलब जो पूरा बंगाल का एरिया था, उसमें जो पूरी बंगाल था वो मुस्लिम बाहुल्य हुआ करता था और पश्चिमी जो बंगाल था वो हिंदू बाहुल्य हुआ करता था। तो बीच से पार्टीशन कर दिया, ठीक है। पार्टीशन कहां से कर दिया? बीच से कर दिया। इधर पूरी बंगाल में ये मुस्लिम बाहुल्य हो गया और पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य हो गया। लॉर्ड कर्जन ने कहा हमको ये बड़े एरिया में शासन करने में दिक्कत हो रही है, तो भैया तुम इसका पार्टीशन ऐसे भी तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे पार्टीशन किया। इसका मतलब क्या है? आप एक साइड में मुस्लिम बाहुल्य आप बनाना चाह रहे हैं और दूसरे साइड में आप हिंदू बाहुल्य ऐसा करना चाह रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा अंग्रेजों को? इससे अंग्रेजों को एक फायदा होगा, अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई है कि भारत में इस टाइम पे हिंदू और मुसलमान दोनों एक नहीं है, इसलिए इनको फूट डालने का एक बहुत अच्छा हमारे पास रास्ता है और हम राज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फूट डालो राज करो की नीति। इसी का परिणाम हमें अगले ही साल देखने को मिला, ठीक है। इसी का परिणाम जब बंगाल विभाजन कर दिया गया, जब पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य हो गया, ठीक है, तब हमने देखा पूर्वी बंगाल में 1906 के अंदर एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया। वो पार्टी थी मुस्लिम लीग पार्टी। कौन सी पार्टी हुई वो? मुस्लिम लीग पार्टी। आगा खां ने इस पार्टी का जन्म किया। क्लियर, ठीक है। इसका जो मुख्यालय रहा वो उस टाइम पे ढाका के अंदर रहा, वहीं इस पार्टी को पनपाया गया, ठीक है। चलिए फिलहाल अब समझते दिखा पे, जब ये पार्टी बन गई 1906 के अंदर पार्टी बन गई, अब इनके मेंबर तो बहुत कम थे, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य एरिया पूरे भारत में बहुत कम ही जगह पे थे, ठीक है, तो इनके मेंबर कम थे। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन लेना शुरू किया और अंग्रेजों से बोला कि हमको सांप्रदायिक निर्वाचन दो। मात्र 3 साल के अंदर ही 6 में पार्टी बनी थी, 9 में मार्लिमेंटो सुधार एक्ट ला करके मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। इससे क्या होगा? अब पृथक निर्वाचन, पहली बात तो होता क्या है सर, एक बात समझ लेंगे। पृथक निर्वाचन का मतलब यह है कुछ ऐसी अलग सी सीटें होंगी जिनमें केवल मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा होगा और दूसरी बात उसको वोट भी केवल मुसलमान कैंडिडेट ही डालेंगे, ठीक होगा, ठीक है। मतलब जैसे ये एक एरिया है, मैंने मान लिया यहां पे 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। इस 1 लाख में से मैंने मान लिया कि इसमें 10,000 जो है मुसलमान हैं और 90,000 यहां पे क्या हिंदू है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन इनके मुसलमानों को जो 1909 में दिया गया, उसका मतलब क्या है? इन 10,000 में से एक बंदा खड़ा होगा और उसे वोट ये 90,000 लोग नहीं डालेंगे, केवल यही लोग वोट डालेंगे, ठीक है। इसी के विपरीत एक दूसरी व्यवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं आरक्षण। क्या बोलते हैं उसका? हम यहां पे आरक्षण कहते हैं। आरक्षण में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन इससे बहुत अलग है। कैसे अलग है? आरक्षण में क्या है, मैंने मान लिया जिस भी कैटेगरी के लिए आरक्षण है, ठीक है, खड़ा तो उसी कैटेगरी का होगा, लेकिन इसे वोट पूरे 1 लाख लोग डालेंगे। इसको बोलते हैं आरक्षण। क्या बात बोल रही है? अब देखिए समझ आप,
जब सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया, दे दिया गया 1909 के द्वारा, इससे भारत में फूट डलनी और शुरू हो गई, और ज्यादा फूट डलने लगी। जहां पहले कांग्रेस जो 1885 के अंदर जो एक बड़ी पार्टी बनी थी जिसका उद्देश्य देश को आजाद कराना था, उसी के लिए अपनी मांग कर रहे थे, अब उसके बगल में एक और पार्टी खड़ी हो गई, वो हो गई कौन सी? यहाँ पे मुस्लिम लीग, जिसके अपने विचारधारा और अपनी कुछ अलग मांगे भी देखने को मिली। ठीक है, इससे हमने भी एक चीज सीख ली कि सांप्रदायिक निर्वाचन से बीच में दरार खड़ी होती है, सांप्रदायिक निर्वाचन से फूट डलती है। इसीलिए हमने अपना जब संविधान लागू किया, हमने यहां से सीख लिया कि सांप्रदायिक निर्वाचन गलत है, इसे हम अपने संविधान में बिल्कुल जगह नहीं देंगे। इसकी जगह पे हमने सार्वभौमिक मताधिकार को जगह दी। किसको दिया? सार्वभौमिक मताधिकार को हमने यहां पे जगह दी, मताधिकार को हमने यहां पे जगह दी। क्लियर होगा? ठीक है, आप बात समझ रही है? मतलब 18 साल से ऊपर का कोई भी बंदा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, वो सभी को वोट डालेगा, चाहे कैंडिडेट किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो। क्या आप बात पल्ले बैठे? ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो ये सब बात हमने कहां सीखा? 1909 के हमने अधिनियम से ये बात सीखी। ठीक है, अब देखिए 1909 के बाद अगला जो महत्वपूर्ण अधिनियम हमारा आता है, वो आता है हमारा सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए, अब हम 1935 की जब हम अधिनियम की बात करेंगे, 1935 का जो अधिनियम है, इसके बारे में जब भी आपसे पूछा जाए, आपको 4 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर ज्यादा मान लो तो 5 बातें। पहली बात देखिए यहाँ पे, पहली बात, जितने भी अधिनियम अभी तक बने हैं, ठीक है, उनमें ये क्या था? सबसे बड़ा अधिनियम था ये। सबसे क्या था? ये बड़ा अधिनियम था। ठीक है, हमारे संविधान में भी सर्वाधिक प्रभाव जो है वो इसी अधिनियम का पड़ा है, और इसी अधिनियम की वजह से हमारा संविधान भी भारत, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपका यहाँ पे 4 चीजें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। पहली बात, इसमें हमने पहली बात हमने यहाँ पे अखिल भारतीय संघ की हमने से बात करी। किसकी बात करी हमने यहाँ पे? अखिल भारतीय संघ की हमने बात करी। दूसरा, इसके द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया लिखित रूप से, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तीसरा, इसके द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में लागू कर दिया गया, यह पता होना चाहिए। और चौथी बात आपको पता होना चाहिए, इसकी तरह पे जो प्रांत हैं, ठीक है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। ठीक है, जब भी 1935 का अधिनियम आएगा, आपको ये 4 बातें आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप इससे रिलेटेड कोई सा भी आंसर आप लिख पाओगे। अब देखिए, तो समझा पे हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे हम पहली बात करते हैं अखिल भारतीय संघ की हम बात करते हैं। सर, ये अखिल भारतीय संघ क्या है? देखिए बात समझा पे, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार अखिल भारतीय संघ की बात करेगी, मतलब पूरा भारत जो है वो एक यूनियन की तरह रहेगा। ठीक है, पहले से जैसे क्या होता है, देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अखिल भारतीय संघ का बेसिक मतलब ये दिखा भाई, इसमें क्या होगा, जो केंद्र होगा इसे संघ माना जाएगा, ये संघ होगा। ठीक है, और बाकी जो इसके चारों तरफ जो प्रांत होंगे, इन प्रांतों को इस संघ की इकाई यानी कि यूनिट के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे? आपके संघ की एक इकाई होंगे। ठीक होगा? ठीक है, और इनके पास जो ये होंगे, इनको अपनी पावर इनके पास होगी, और इनको अपनी पावर इनके पास होगी। हालांकि पावर जो है इसके पास ज्यादा होगी, इसके पास कम होगी। ऐसा काहे के लिए? ऐसा इसलिए ताकि ये जो संघ की इकाइयां हैं यानी कि जो प्रांत हैं, ये इस पूरे संघ से अलग ना हो पाए। ठीक है, इसी व्यवस्था को तो हमने संघीय व्यवस्था कहा, जिसमें क्या होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसके चारों तरफ क्या होंगी, राज्य सरकारें होंगी। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? अब देखिए, समझ यहाँ पे भारत में 1935 के उस टाइम पे एक तो केंद्र था, ठीक है, प्रांत बना दिए गए, वो भी ठीक है, लेकिन एक और थी यहाँ पे देसी रियासतें। एक क्या थी यहाँ पे?
देसी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। अब 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, देखिए जो ये प्रांत हैं ये तो 100% इस संघ में शामिल होंगे, इनके लिए अनिवार्यता है कि ये इस संघ में शामिल रहेंगे, लेकिन देसी रियासतों को छूट दी गई, ये चाहें तो संघ में शामिल हो सकते हैं और चाहें तो ये अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। किस अधिनियम के तहत, यहां पे 1935 के अधिनियम के तहत ऐसा कर दिया गया। अब देखिए समझ पे, यहीं से ही हमने भी एक सीख ले ली और अपने संविधान में आर्टिकल 1 जोड़ दिया। हमने कहा कि भारत अर्थात इंडिया जो है ये राज्यों का, किसका, ये जो राज्य हैं इन राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। हमने ऐसा बोल दिया अपने, ठीक है, आर्टिकल 1 में। और दूसरी बात, जो ये राज्य होंगे इन्हें इस संघ से बाहर जाने का अधिकार इन्हें नहीं होगा, ठीक है। यानी किसका पे, राज्यों को संघ से बाहर जाने का अधिकार इनको नहीं होगा, ठीक है। काहे के लिए नहीं होगा सर, ताकि हमारी जो संघीय व्यवस्था जिसको हमने अपना रखा है, जैसे अंग्रेजी में हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, वो व्यवस्था बनी रहे। सर कौन सी व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं इसी व्यवस्था की, जिसमें केंद्र सरकार होगी, चार तरफ राज्य सरकारें होंगी, और ये जो राज्य हैं ये संघ से बाहर नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके पास पावर कम दी गई है। इसी व्यवस्था को भारत ने अपनाया है और इसी को हम बोलते हैं क्या, फेडरल सिस्टम। क्या आप बात है, और ये व्यवस्था हमने कहां से अपनाई, 1935 के अधिनियम से अपनाई। अब देखिए यहां पे सेकंड बात कौन सी बोली मैंने आपका पे, शक्तियों का विभाजन। देखिए अभी क्या हुआ यहाँ पे, दूसरी बात में देखिए बे, सेकंड क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन। देखिए बे, पहली बार लिखित रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। पहली बार क्या कर दिया बे, लिखित रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया। एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है, तीन तरह की यहां पे शक्तियां डिवाइड करी गई, ठीक है। पहली हुई आपके यहां पे, पहली हुई एक संघ शक्ति, ठीक है, जिसे बाद में हम लोगों ने संघ सूची कहा। मतलब शक्तियों को 3 सूचियों में डिवाइड किया गया 1935 के अधिनियम में, ठीक है। एक को हमने बोला संघ सूची, एक को हमने बोला राज्य सूची, उस टाइम पे प्रांतीय सूची हुआ करती थी, ठीक है। और एक को हमने बोला कौन सी भैया, समवर्ती सूची, ठीक है। और हमने क्या बोला, संघ सूची के लिए कानून जो है संघ ही बनाएगा। मतलब हम आज की बात करते हैं तो हमने भी इसी व्यवस्था को अपनाया। हमने कहा संघ के लिए कानून कौन बनाएगी सर, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य के लिए कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, हमने ऐसा बोला, ठीक है। और राज्य के लिए कानून राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र के लिए, संघ के लिए कानून केंद्र सरकार बनाएगी। इसके लिए हमने संविधान में आर्टिकल हमने यहां पे 246 को भी हमने शामिल कर दिया, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 246 के तहत ही संघ यानी केंद्र के लिए कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है, मतलब सरकार बनाती है, संसद बनाती है। राज्य के लिए कानून राज्य सरकार बनाती है, अर्थात सरकार बनाती है, विधान मंडल बनाती है, ठीक है। और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। क्या आप बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ रही है। अब देखिए अभी 1935 के अधिनियम से इस तरह का शक्तियों का बंटवारा किया गया। हमने बाद में इन्हीं को सीख लिया और हमने भी इसी तरह की हमने व्यवस्था कर दी। अब देखिए समझा भी, चौथी एक शक्ति और हुआ करती थी, और मतलब एक सूची थी, वो थी अवशिष्ट सूची। कुछ विशेष शक्तियां इस टाइम पे, कुछ विशेष शक्तियां ये दी गई थी वायसराय को। आपसे क्वेश्चन पूछता है 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित थी, तो किसमें थी, यहां पे वायसराय में निहित थी। लेकिन ध्यान रखना, जब हमने अपना संविधान लागू किया, अवशिष्ट शक्तियां हमने वायसराय से छीन ली। वायसराय बोले तो बाद में ये बना राष्ट्रपति से छीन ली हमने। अवशिष्ट शक्तियां हमने संसद को दे दी। तो वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं सर, संसद में निहित हैं, ना कि राष्ट्रपति में। आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए अभी तीसरा आइटम जो हमको ध्यान रखना है वो हमें रखना है द्वैध शासन। देखिए अभी हम कुछ बातें हम समझने का प्रयास कर लेते हैं।
अगर मैं द्वैत शासन की बात कर देता हूं तो आपको एक दो बातें समझ लेनी है। देखिए, सबसे पहले 1909 में, अभी मैंने आपको समझाया था, 1909 के अंदर, ठीक है, जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था, उसके तहत दोहरे शासन की व्यवस्था का प्रावधान हुआ। क्या आपको पता है कि नहीं पता ही है? अब देखिए समझे आप, लेकिन 1935 के अधिनियम से दोहरा जो शासन है, ये जो दोहरा शासन है, इस शासन को प्रांतों में तो इससे समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस दोहरे शासन को अब केंद्र में क्या कर दिया? लागू कर दिया। केंद्र में क्या करते? लागू कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बात आप जरा समझ लेना, दोहरे शासन मैंने आपको भी समझा देता, जब एक सत्ता के ऊपर दो लोग का क्या होता है? शासन होता है। आपको पता है दोहरा शासन का मतलब कैसा? देखिए यहाँ पे, जैसे आजकल हमारी यूनियन टेरिटरी होती है ना, जैसा हमारा दिल्ली राज्य है, ठीक है, दिल्ली में एक तरह से आप देखोगे तो अभी वहां पे दोहरा शासन है। आप देखते हो ना, अरविंद केजरीवाल बार बार बोलते हैं कि ये तो सब मोदी जी ने कर रखा है नहीं, और ये जो पावर है ये उनके पास है, हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है? अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं। काहे के लिए ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, हालांकि उनकी अपनी विधानसभा है, लेकिन सारी शक्तियां उनके पास नहीं है। क्लियर? ठीक है, बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास है, यानी कि बीजेपी के पास है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसीलिए जैसे अन्य राज्यों की स्थिति है, अपने उत्तराखंड की स्थिति है, अपना उत्तराखंड जो है ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो यहां पे अलग तरह की सिस्टम है, अलग तरह की व्यवस्था है, और दिल्ली का जो यूटी है वहां पे अलग तरह की व्यवस्था है। इसीलिए उत्तराखंड और केंद्र सरकार के बीच में, या आप पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब और केंद्र सरकार के बीच में उतना लड़ाई का मुद्दा नहीं है जितना लड़ाई का मुद्दा कहां पे है? दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में है। ऐसा काहे के लिए? क्योंकि वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है, और वहां पे जो शक्तियां हैं वो राज्य के पास कम और केंद्र के पास ज्यादा है। इसीलिए हमने भी सीख लिया, हमने कहा भैया कि दोहरे शासन की व्यवस्था तो ठीक नहीं है। जब हमने अपना संविधान लागू किया तो हमने इस व्यवस्था को हमने नहीं अपनाया। ऐसा काहे के लिए? क्योंकि हमने देख लिया था इस व्यवस्था से हमेशा झगड़े होते हैं, झगड़े ही होते रहेंगे। क्या आपको बात पलट गई है? तो 1919 में दोहरे शासन की शुरुआत हुई। 1935 में क्या कर दिया इसको? यहाँ पे 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसको लागू कर दिया गया। ठीक हो? ठीक है, अब देखिए तरह बात समझने का प्रयास करिए। तो आखिरी बात, जो चौथी बात इसमें निकल के आएगी, वो कौन सी? यहाँ पे प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या किया गया, एक दो बात समझने। यहाँ पे इसमें एक बात तो ये बोल दी गई कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार होगी। मतलब क्या है सर इसका उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या है? क्या मतलब है आपका उत्तरदायी सरकार से? एक बात समझिए यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि जो गवर्नर होगा उसकी जो अपनी परिषद होगी, जो गवर्नर होगा उसकी अपनी जो परिषद होगी, इस परिषद में जो सदस्य होंगे वो पहली बात तो निर्वाचित होकर के ही आएंगे, मनोनीत होकर के नहीं आएंगे। इसका मतलब आप समझ रही हो? परिषद का मतलब क्या है? जिनके ऊपर जिम्मेदारी है राज्य को चलाने की। आप ऐसा समझ लो यहाँ पे, जैसे आजकल अपने यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, अपना गवर्नर हो गया, उसके नीचे गवर्नर की क्या होती है? अपनी परिषद होती है, और परिषद का मेन कौन होता है? अभी यहाँ पे सीएम होता है, और सीएम के साथ में बहुत सारे मंत्री होते हैं, यही तो होते हैं, ठीक है। लेकिन सीएम के साथ में जो बहुत सारे मंत्री हैं, टोटल ये जो मंत्री होते हैं जिनको ये मंत्री पद दिया जाता है, ये सभी निर्वाचित होते हैं। आपको बात पहले, ठीक है। इसका मतलब सीएम खुद भी निर्वाचित होता है, ठीक है। एक्चुअल में होता ये है, देखिए यहाँ पे, जैसा हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अभी धामी जी अपना चुनाव हार गए थे, ठीक है। उसके बावजूद भी धामी जी को मंत्री बना दिया गया, इनको सीएम का पद मिल गया और बहुत सारे डिपार्टमेंट को दे दिए गए, ठीक है। अब व्यवस्था ऐसी है कि परिषद में जो गवर्नर की जो परिषद होगी उसमें कोई भी है वो चुन करके ही आएंगे,
क्लियर गए। अब लेकिन धामी जी अपना चुनाव हार गए तो उसमें व्यवस्था क्या कर दी है, मतलब व्यवस्था ये भी है कि अगर कोई अपना चुनाव हार जाता है और उसको मंत्री बना दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर भीतर उसे कहीं ना कहीं से जीत करके निर्वाचित होकर के आना होगा अपने पद को बनाए रखने के लिए। इसीलिए हम जानते हैं जब धामी जी अपना चुनाव हार गए तब धामी जी चंपावत से फिर अपना चुनाव जीत करके आए और अभी वर्तमान में सीएम है। आप बात समझ रही है। अब देखा तो क्या कर दिया गया, इसमें बोला गया कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार होगी। मतलब क्या होगी सर, गवर्नर की जो अपनी परिषद है इसके जो मेंबर होंगे वो सब क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, पहली बात। और यहीं से हमने भी सीख ली कि जितने भी मंत्री होंगे परिषद के अंदर, गवर्नर के अंदर, वो सभी क्या होंगे, आपके निर्वाचित होंगे। अगर कोई निर्वाचित नहीं हो पाता है उसे मंत्री बना दिया जाता है तो वो जो मंत्री है 6 महीने के अंदर अपना चुनाव जीत करके अपने पद को बनाए रखेगा। ये हमने भी यहीं से सीख लिया। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि इस परिषद के जो ये मेंबर होंगे, ये मेंबर जो होंगे ये मूल रूप से जो विधान परिषद है इसके प्रति क्या होंगे, ये उत्तरदायी होंगे। मतलब ये जो सदस्य हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे देश को चला रहे हैं, कैसे राज्य को चला रहे हैं, ये सब विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब अभी आप ऐसा समझ लो, जो हमारे सीएम हैं, हमारे गवर्नर हैं, ठीक है, और हमारे जो मंत्री हैं, ठीक है। अब ये तो कितने होते हैं, तो 15-16 ही होते हैं ना। और पूरी विधानसभा के अंदर मंत्री कितने हैं, हमारे 70 मंत्री है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, विधान परिषद। अभी तो हमारे यहाँ विधान परिषद है नहीं उत्तराखंड में, ठीक है। तो विधान सभा के प्रति क्या होंगे, ये सब उत्तरदायी होंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, विधानसभा के अंतर्गत ये बताएंगे। आप बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए बात समझा, यहीं से ही हमने भी सीखा कि उत्तरदायी सरकार का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने भी क्या कर दी, यहीं से हमने अभी जो केंद्र सरकार होगी उसे हमने लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कर दिया और राज्य जो सरकार होगी इसको हमने विधान मंडल के प्रति हमने क्या कर दिया, इसको उत्तरदायी कर दिया। क्या बात समझ आ रही है। हाँ, जहां विधानमंडल जिसके अंदर यहाँ पे 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। हाँ, कहीं पे विधान परिषद नहीं तो जाहिर सी बात है जो आपकी जो विधानसभा है उसके प्रति क्या होंगे, ये उत्तरदायी होंगे। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये रहा आपका 1935 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक के अंदर हमने सारी बातें कर चुकी हैं हम लोग, ठीक है। अंतिम एक और अधिनियम जो 1947 का अधिनियम है, 2 मिनट के अंदर मैं आपको उसको भी समझा देता हूं, ठीक है। 1947 जब भारत आजाद हुआ तो 1947 का भारत शासन अधिनियम, उसके तहत क्या बोला गया, 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह बात कर दी गई कि भैया अब क्या होगा, 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन को, ठीक है, ब्रिटिश शासन समाप्त मान लिया जाएगा और भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राष्ट्र का क्या होगा, गठन किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब ब्रिटिश सरकार के जो भी नियम हैं वो अब भारत या फिर पाकिस्तान पे लागू नहीं होंगे। हां, अगर कोई देश इन दोनों में से चाहता है कि लागू रहें तो उनको अपनी विधानसभा या फिर संसद में पारित करवा करके लागू करवा सकता है। किस में बात हुई, ये 1947 के अधिनियम में, ठीक है। इसके अलावा भी तीसरी बात, जो देशी रियासतें उनको ऑफर दिया गया, वो चाहें तो भारत में जाएं, वो चाहें तो पाकिस्तान में जाएं और वो चाहें तो अलग भी रह सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब देखिए भाई, इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोल दी यहां पे, जो वायसराय, ठीक है, वायसराय और या फिर जो गवर्नर होगा, ठीक है, वायसराय कहां होगा सर, केंद्र में होगा, और जो गवर्नर होगा, गवर्नर जो राज्य में होता है, ठीक है। वायसराय मतलब राष्ट्रपति, ठीक है, और गवर्नर बोले तो अपना राज्यपाल, ठीक है। वायसराय कहां होता है, केंद्र में, मतलब वर्तमान का आज का कैसा हुआ, राष्ट्रपति, आज का राष्ट्रपति, ठीक है। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल कहां का, राज्य का, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, कार्यपालिका के संवैधानिक क्या होंगे, ये
प्रमुख होंगे। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो केंद्रीय जो कार्यपालिका है इसके संवैधानिक प्रमुख होंगे और गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो हैं वो राज्य की जो कार्यपालिका है इसके संवैधानिक प्रमुख होंगे। इसी के तहत हमने क्या कर दिया, अपने संविधान में 2 आर्टिकल जोड़ दिए। केंद्रीय संवैधानिक प्रमुख के लिए हमने आर्टिकल 74 हमने जोड़ दिया और हमने कहा कि राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे संवैधानिक प्रमुख होंगे। किसके? केंद्रीय कार्यपालिका के। और आर्टिकल 163 हमने जोड़ दिया और हमने कहा कि राज्यपाल जो हैं राज्य की जो कार्यपालिका है इसके संवैधानिक प्रमुख होंगे। क्या आपको बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा संविधान निर्माण प्रक्रिया। इस तरह से प्रक्रिया आपकी शुरू हुई है। कहां से हमने किन किन चीजों किस किस तरह से लिया है वो सब मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारी डेली अपलोड होती है। आपके पास डेली आपको कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे हमारी वीडियो अपलोड हो वैसी आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।